ये उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी मशहूर सेंचुरी है और इसका टोटल एरिया करीब 247 स्क्वायर किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड बफेलोज हैं वो दो पॉकेट्स में कंसंट्रेटेड हैं। एक तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका, दूसरा जो उदंती सीता नदी का गरियाबंद जिले का इलाका है। इन दोनों पॉकेट्स में वो पाए जाते हैं। वाइल्ड बफेलोज पॉपुलेशन का छत्तीसगढ़ में होना आज का नहीं है। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पहले भी मिला है। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया कैप्टन फ्लोसित के द्वारा जो वर्णन किया गया है बुक में, वहाँ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नर्मदा नदी के आसपास उस समय के मध्य सेंट्रल प्रोविंस में पाया गया है। बफेलो का रुकने का एक सबसे बड़ा कारण यहाँ इसलिए था कि यहाँ ग्रासेस जो हैं, यहाँ एक जो सबसे बढ़िया ग्रासेस है, लोकल में उसको ये लोग भूसेड़ कहते हैं और साइंटिफिक उसका थेमडा क्वाड्रिबेल्विस है। ये इतनी बढ़िया स्पीसीज है, बेसिकली कोर्स ग्रासेस है और बफेलो का सबसे पसंदीदा ये घास है। 98 में हमें ये लगा कि यहाँ बफेलो तो हैं, बट एक्चुअल जो फिगर थे, ऑफिशियली फिगर थे 64 प्लस हुआ करते थे, उतने पॉपुलेशन नहीं थी। जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना, राज्य शासन ने इसको राजकीय पशु घोषित किया। अब उस समय घोषित तो कर दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि है कहाँ, इतने एनिमल हमारे पास है कहाँ। 2005 में जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने सर्वे किया और हमें सर्वे करने के बाद ये लगा कि केवल यहाँ 6 वन भैंसे बचे हुए हैं। उस समय 5 मेल, 1 फीमेल थी और उसका एक सब एडल्ट फीमेल थी और एक सब एडल्ट मेल भी था। This is a kind of skewed sex ratio. When we want to build up the population, revive the population back, we need a healthy mix of sex ratio. But because of the skewed sex ratio, we are not able to build up that population. पॉपुलेशन यदि पहले था तो रिड्यूस क्यों हुआ? ओबियसली इसका कारण था कि यहाँ इस एरिया में काफ़ी ट्राइब्स हैं और वो हंटिंग ट्राइब्स हैं जो इसका शिकार करते थे। दूसरा रीजन एक थ्रेट्स का ये रहा कि ये बफेलो फसल खाने के लिए बड़े शौकीन होते हैं, स्पेशली मक्का है, उड़द है, जो लोकल यहाँ की फसलें हैं, इवन धान में भी। और चूँकि किसान उसको लगातार अपने खेत को देख रहा है और कई बार हकालने का प्रयास करता है, यदि वो नहीं जाता है तो इस एरिया में तीर धनुष का बहुत ज़्यादा ही यहाँ प्रभाव है कि एक बार तीर लगता है तो उस पूरी एरिया को, जहाँ तीर लगता है पूरी एरिया वो सड़ जाती है, तभी वो तीर निकलता है। तो ग्रेजुअली कई कारण, हैबिटाट लॉस होता गया, शिकार होता गया, क्रॉप पैटर्न होता गया, कई चीज़ों का वो होता गया, उसकी वजह से पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होती चली गई। Right now the population what we have, it's very low. It is at an alarming stage and it's really high time that we need to take very urgent steps so that the population could be revived back. किसी भी वाइल्ड एनिमल्स के पॉपुलेशन को रिस्टोर इसलिए किया जाता है बेसिकली कि वो जीन पूल होता है और बफेलोज वाइल्ड से ही कहीं ना कहीं हम डिराइव करके आज अपने डोमेस्टिक बफेलोज को यूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी वेराइटी, किसी न किसी स्ट्रेन को। साइंटिफिक तरीके से इसको करना इसलिए ज़रूरी है कि वी शुड नॉट लूज द स्ट्रेन्स, वाइल्ड स्ट्रेन्स। जब ये पॉपुलेशन घटती जा रही थी तो राज्य सरकार के पास जब ये सब चीज़ें गई तो उन्होंने एक राज्य स्तरीय वाइल्ड बफेलो टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स की मीटिंग हुई। उस टास्क फोर्स में उन्होंने 4-5 पॉइंट रखे कि ये चीज़ें यहाँ करने की ज़रूरत है और उसके तहत एक प्रोग्राम ये था, कंजर्वेशन ब्रीडिंग का भी प्रोग्राम था। तो हमने जब यहाँ एनिमल को उसमें दोनों को डाला और उनका कंजर्वेशन ब्रीडिंग से हमने प्रयास किया कि हम इसमें करते रहें। हाँ, जो फीमेल थी उसने लगातार मेल बच्चों को जन्म दिया। यदि वो मेल की जगह फीमेल बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया होता तो मेरे ख्याल से वो स्थिति और अच्छी हुई होती और आज हमारे पास सफिशिएंट पॉपुलेशन होती। The Wild Buffalo project of the Wildlife Trust of India, which it has been running in partnership with the Chhattisgarh government and with Oracle CSR, is an extremely important project because it recovers a population of an endangered species that has been going down dramatically. 85% of its range has been lost in recent years. हमारा राज्य शासन बहुत गहनता से इसके ऊपर चर्चा करके राज्य वन्यजीवी बोर्ड में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है इस पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए
हम आसाम से मानस वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क से भी हम कुछ वन भैंसा को लाएंगे, लाके उसको हमारे वंश वृद्धि करने में इसका भी उपयोग करेंगे। July 2017. In that meeting actually, the Chhattisgarh government said that WTI should facilitate to translocate the animals from Assam to Chhattisgarh. And we had a couple of meetings in Chhattisgarh and also in Assam as to how we will capture those buffaloes and how we will translocate them. मानस को चुनने का एक और कारण ये था कि मानस का जो जेनेटिक पूल है वो बहुत कुछ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जेनेटिक पूल से मिलता जुलता है। एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन कैप्चर करेंगे और उसके बाद हम उसमें से जो जेनेटिक पूल के बिल्कुल करीब होगा उसको हम यहाँ से छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। The wild buffalo is the state animal of Chhattisgarh. So therein lies the basic foundation of why we need to do this project. The Asiatic wild buffalo is an endangered species. They are almost extinct in Vietnam and other ranging areas where they were, and only in few pockets of the Southeast Asia they thrive till today, and Manas and Kaziranga are the only two strongholds to keep the species going. Manas grassland is almost 41% of the total area. Manas is a place where you will get the big herbivores as well as small herbivores also. It's a unique landscape in the sub-Himalayan foothills, very important for the national as well as global conservation. इसके लिए हमने पहले पूरी प्लानिंग की कि हमको किस तरह से करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना एनिमल ले जाने हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तय किया कि हमको कितना लाना है। तो वहाँ से 5 फीमेल और 1 मेल को ट्रांसलोकेट करने की हमको परमिशन राज्य शासन से, केंद्रीय शासन से सबसे मिली। हमारे यहाँ से टीम गई, टीम में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लोग, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेटनरी डॉक्टर, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स, और हमने कैजुअल लेबर्स को भी ले गए। शुरू के 4-5 दिन हमने जो यहाँ एक बोमा का निर्माण कराया है, जिस बोमा में हम लोग कैप्चर करने के पश्चात जानवरों को रखने वाले हैं। So we selected this particular area of Buraburi Jhar, which is a plain grassland area. And there is an anti-poaching camp next to it from where you can monitor the animal. This enclosure is meant for habituating the animal to different foods. We provide them food, water, and to make some amount of habituation with human beings so that they don't react too much when they are transported for long distances. वन भैंसों के सिलेक्शन की बात आई कि हमको कैसे ले जाना है, तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी मंथन हुआ और ये तय किया गया कि हम वहाँ से यदि सब एडल्ट एनिमल लाएंगे, क्योंकि बहुत दूरी है, करीब करीब 1800 से 1900 किलोमीटर की दूरी है, तो हम आराम से सब एडल्ट को यहाँ ला सकते हैं। जबकि जो एडल्ट है उसका काफ़ी बड़ा वेट होता है, काफ़ी बड़ी हार्न होती है और काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, इवन अग्रेसिव ज़्यादा होता है और रास्ते में हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सब एडल्ट जो होता है इजीली कहीं भी ले जाके सर्वाइव हो जाता है। It's a very tough exercise, and we have to habituate the buffaloes also to captive elephants to approach them for darting. So that also we have been doing for a long time now. We are habituating the buffaloes with approaching captive elephants. So 6:30 reporting time. Sir, 3 elephants with mahout.
tractor, sled, chain trailer with driver, stretcher. We have selected 2 capture sites, which are large herds of wild buffaloes come and range, especially when the tall grassland is burnt and new shoots come up. वन भैंसों को इस तरीके से केमिकली कैप्चर करना, केमिकली इमोबिलाइज करना, संभवतः ये भारत में पहली बार आज मानस में हो रहा है। तो 40 यूनिट्स का होता है। 40 यूनिट में 1 ml 1 ml है। 1 ml मीन्स 10 मिलीग्राम, तो हमको चाहिए सिर्फ 2 मिलीग्राम। बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाते हुए बाय यूजिंग ग्लव्स एंड नोज कैप्स एंड स्पेक्स वगैरह लगा के ही हम इस डाट को तैयार करते हैं। निकाल लिए सर, ड्यू जाता है ना सर, इसमें कॉटन लगा दें। ये है सर, ठीक है। So the whole thing was that once we go into the field, we try to detect a heart on elephant bed, and then we try to reduce the gap between the heart and the elephant. And when it comes in the range, we will dart the animal. This was becoming harder and harder because this whole area is a plain in which the animal can visibly detect us. Also, they can get the order of people with elephant. So the animal was not giving us a easy distance for us to dart the animal. We tried with elephant. After that, we took cover of a tree where we ambushed. That also went wrong because the animal didn't approach. The animals are highly sensitive. They do not tolerate close approach by people on elephants or by vehicles. When you approach with an elephant, the darting distance is maximum 70 meters. हम एक बार सोचे कि दौड़ के हमारे तरफ अगर आएगा, इसलिए ही हम ऐसे चल रहे थे सर। हमको एक 2 मिनट और देता। उनको भगाना नहीं है, ठीक है डॉक्टर साहब, बस अप्रोच करना है, अपने आप अपने हिसाब से जहाँ जाना है। In the second half, we were able to hold a heart in perfect distance. So we tranquilized that animal. हाँ, ये लोकेशन कहाँ पे है बता सकते हो आप? वो है ना, वो वाला छोटा वाला है, परवा दे रही है। हाँ, लेकिन खड़ा है अभी। हाँ सर, खड़ा है डाउन। When you shot, the dart was stuck. Yes sir, it was stuck, it was hanging. When we approach the animal, we have to blindfold it first and secure the animal and put it into sternal recumbency, like how it sits. It's a very tricky thing. Lot of manpower, lot of resources, and lot of energy is required so that the animal is safely and securely captured. आफ्टर डार्टिंग जब जानवर बेहोश हो जाता है तो हमारी 2-3 टीमें बनी हुई हैं। एक टीम हमारी मेडिकल सपोर्टिव टीम है जो उसको फ्लूइड थेरेपी वगैरह देती है, उसको इमरजेंसी इंजेक्शंस वगैरह देती है, और किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से कॉम्बैट करने के लिए वो तैयार रहती है।
ट्रक वहाँ तक है सर, नाला तक है, नाला क्रॉस करके आ जाएगा, नाला क्रॉस करके ट्रक को बुला। एक हमारी दूसरी टीम है जो वेरियस हमें टेस्ट करने हैं फ्यूचर में। जेनेटिक सैंपलिंग का जो है वो सारे सैंपलिंग के काम ये लोग करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, टिश्यू कलेक्ट करते हैं, हेयर कलेक्ट करते हैं, यूरिन और फीकल सैंपल करते हैं। मीनवाइल मेजरमेंट्स करते हैं कि उस का पूरा मेजरमेंट क्या है। 81 टेल लेंथ, शोल्डर 111, शोल्डर हाइट। एक हमारी तीसरी टीम है जो लोडिंग टीम है। 10 से 12 व्यक्तियों का ये पूरा एक टीम है। ये टीम फिर उनको उठा के उस स्ट्रेचर के थ्रू इधर ट्रैक्टर पे लाती है, या ट्रैक्टर से हमारी जो गाड़ी बनी हुई है इसके लिए विशेष रूप से उस तक पहुंचाती है, या फिर सीधे हमारी गाड़ी के पास पहुंचाते हैं। अंदर जाओ, भट्टी अंदर जाओ, बाकी पब्लिक मूव करा ले जाओ अरे बाकी ऐसे नहीं पानी मारो इसो ना बंद नहीं करेगा तो क्या कैसे करेगा। बंद करो हम लोग एक मेल और एक फीमेल वहाँ से कैप्चर करके सक्सेसफुली हम उस बोमा में डाल सके। निकल गया दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। ये सारी प्रक्रिया WTI और छत्तीसगढ़ सरकार और असम सरकार के वन विभाग के आपसी सहयोग से ही संभव हो पाई है। We want to ensure that whatever stock goes from here to Chhattisgarh are from purely wild animal or not feral animal or with a mix of genetics. हम जब वहाँ से एनिमल पकड़े हैं दोनों का हमने जेनेटिक सैंपल कलेक्ट किया और CCMB हैदराबाद भेजा। We have conducted DNA analysis on these animals and we found that they are genetically healthy and suitable for conservation breeding. आसाम से वन भैंसों को लेकर बारनवा पारा की जो जर्नी थी हमारी वो तकरीबन 1900 किलोमीटर लंबी थी। ये एक कठिन जर्नी थी क्योंकि ये भारत में पहली बार था जब वन भैंसों को ट्रांसलोकेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे किया जा रहा था, और ऐसे समय में किया जा रहा था जब कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। Translocation as such is a very stressful process for any wild animal. So that is why we are making sure that the stress factors are limited. ट्रांसपोर्ट के लिए जो सारी व्यवस्था है उसका भार जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ही वहन कर रही है। इसके लिए विशेष रूप से 3 गाड़ियां बनाई गई हैं। 15 अप्रैल को जो जर्नी स्टार्ट हुई उसका पहला स्टॉप सिलीगुड़ी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था। नेक्स्ट डे हम लोग सिलीगुड़ी से पानागढ़ पहुंचे। हमारा दूसरा स्टॉप पानागढ़ में था। जहां भी हम लोगों ने स्टॉप लिया, हमने जहां भी नाइट हाल्ट किया वहां हमने ट्रकों की साफ सफाई की, जानवरों को नहलाया, जानवरों को घास दाना दिया। जो हमारा लास्ट स्टेज था पानागढ़ से खैर चापर बारनवा पारा का, ये लास्ट स्टेज हम लोगों ने वन गो में किया। एक स्टॉप लिया था हमने मिदनापुर डिवीजन में, एक अराबारी फॉरेस्ट नर्सरी है जहां हम लोगों ने खुद ने खाना बनाया और खाना खाया हम लोगों ने। फिर वहां से जो हम 17 तारीख को निकले हैं 2 बजे, 18 अप्रैल 2020 को 2:30 बजे हमारी जर्नी जो है वो खैर छापर पहुंच कर एंड होगी।
हमें ये बताने हुए बहुत खुशी होती है कि ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और दो एनिमल को जिसका नाम हमने यहाँ लाने के बाद हमने उनके हिसाब से एक का नाम मानस और एक का नाम मानसी रखा। काफ़ी गर्मी के कारण इसलिए बाड़े में रखा गया। बाद में इनको जैसे परिस्थिति आई, पानी वगैरह गिरा जून में, इनको बड़े बाड़े में हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं। उसके चारों तरफ हमने एक अलग से इलेक्ट्रिक फेंस डाली ताकि उस जगह पर वाइल्ड एलिफेंट नुकसान उस इंक्लोजर को ना कर सके। इसके लिए हमने 10 हेक्टेयर इंक्लोजर का ऐसी जगह चुनाव किया जहां पर्याप्त पानी हो, पर्याप्त चारा हो और वो चारा हो जो लगभग उनसे मिलता जुलता हो। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री फूड के रूप में कैल्शियम, मिनरल्स, ग्रेन, सारा चीज़ हमने एक साथ उसको मिलाया और उसको मिलाने का ताकि उसकी पर्याप्त हेल्थ में किसी तरह से कोई गिरावट ना आए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एनिमल अच्छे से सरवाइव कर रहा है, यानी कुल मिला के अडाप्ट कर लिया है। ये हमारा पेरेंट स्टॉक रहेगा और इस पेरेंट स्टॉक से फिर ब्रीडिंग होगी और जो F1 जनरेशन आएगा वो F1 जनरेशन को हम एक्चुअल में वाइल्ड में रिलीज करेंगे। देखिए, प्राइमरली जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का इलाका है, गरियाबंद में जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 130 से ज़्यादा गांव वहाँ पर हैं। कोई सी भी प्रोटेक्टेड एरिया में यदि कहीं गांव है, ग्रामीण है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक समागम, हमको एक रिलेशन अच्छे बनाने पड़ते हैं। उनको कहीं ना कहीं लाइवलीहुड या कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ताकि आपके साथ वो कंधे में कंधे मिला के काम कर सकें। तो हमारा ये गोल था कि फॉरेस्ट से हम प्रेशर हटा के कम्युनिटीज़ को अपने सेल्फ सस्टेनेबल कर दें। तो इसमें पहला हमारा इंटरवेंशन था कुक स्टोव्स, इम्प्रूव्ड कुक स्टोव देने का। जो फ्यूल वुड कलेक्शन लोग करते हैं गांव वाले, तो उसको रिड्यूस करना था, तो फॉरेस्ट पे प्रेशर कम होगा। दूसरा हमने कोशिश किया कि हमें लगा कुछ जगह काफ़ी बड़े बड़े तालाब हैं जहाँ कुछ लोग उसमें कुछ और भी काम कर सकते हैं, तो मैंने एक फिशरीज के लिए उपयोग किया। पहले साल ही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ओरेकल की मदद से पूरा उसमें फिशरीज का काम कराया। उसके लिए सीड उपलब्ध कराए, फिश का फूड उपलब्ध कराए और लोगों के साथ लगातार संपर्क जारी रखा। फिर ऐसे इंडिविजुअल कुछ हम लोग चुने, यंग किड्स, जिन्हें कि हम और कुछ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे सके या कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे सके ताकि वो अपने को सेल्फ सस्टेन करके शायद खुद को एस्टेब्लिश और कहीं कर दे बाद में। हमने देखा कि राज्य में बफेलो को स्टेट एनिमल तो है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। सो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हमारा 2 वे था, तो एक था कम्युनिटी और एक था कैंपेन्स। सो इसलिए हम लोग ने बहुत सारे काम किए, जैसे वॉल पेंटिंग्स किए, वो तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। फिर पेंटिंग कंपटीशन, क्विजेस, सेमिनार्स, बहुत सारे लाइक फ्लैश मॉब्स, नए तरीके, ट्रेडिशनल तरीके, हर टाइप के तरीके यूज़ किए टू रीच आउट टू द पीपल। जी, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, आपको पता होगा नया रायपुर में एक चौराहे पे WTI ने इसकी एक स्टैच्यू भी लगाई हुई है और अन्य माध्यमों से भी हम ये प्रचार प्रसार लगातार करते रहते हैं कि इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाए। 2006 के बाद इनकी कोई भी अननेचुरल डेथ नहीं हुई, क्योंकि WTI ओरेकल के सहयोग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से लगातार हर दिन हर एनिमल की ट्रैकिंग करता है, हर एनिमल की फ़ोटो लेता है और वो हर दिन की मॉनिटरिंग करके हम लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, मॉनिटर करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है, अभी हमको 4 फीमेल आसाम से और लाना है, जो ऑलरेडी ये बातें चल रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के आखिरी तक या मार्च 2021 के पहले हम लाने में सक्सेस होंगे। WTI लगातार वाइल्ड बफेलो के संरक्षण में शुरू से लगी हुई है छत्तीसगढ़ में, और उदंती में भी जो हमारा एक प्रजनन केंद्र है ग्राम जुगाड़ में, वहाँ भी लगातार WTI के साइंटिस्ट डॉक्टर राजन मिश्रा जाते रहते हैं और टेक्निकल गाइडेंस विभागीय अधिकारियों को देते रहते हैं। इस पूरे ट्रांसलोकेशन के दौरान भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान WTI का रहा। तो अभी होपफुल है कि हम लोग नंबर्स बढ़ने वाला है बहुत जल्दी फ्यूचर में, तो आई होप कि लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करें अभी, कि लोग जाने छत्तीसगढ़ को एज अ वाइल्ड बफेलो बियरिंग स्टेट। हम पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये एक साबित करें कि हम लोगों ने जो वाइल्ड पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ है उसको हम स्टेबलाइज किए हैं और अपने पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करने में हम सफल रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड इट विल हेल्प छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट
to develop this project, and population of wild buffalo will also increase in near future. Right from the Chhattisgarh Forest Department to Assam Forest Department and even WTI, it can set a great example of how different departments and NGOs come together for the work of conservation. The people of the state, whether the public or the policymakers, have woken to the fact that the state animal of Chhattisgarh needs to be saved and are taking all necessary conservation measures and making sure that there's a comprehensive species recovery plan for the state. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का और एकल का सबका यही अपना उद्देश्य है कि एक बार फिर से उदंती वन भैंसों के नाम से भी हरा भरा हो जाए और लोग जाने कि यहाँ पर वन भैंसे पाए जाते हैं।